गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हम कोई अगर आपसे पूछे कि इक्वेशन क्या होता है तो आप क्या बताइएगा, इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन लिखते चलिएगा, इज एन इक्वलिटी। इक्वेशन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन जो है वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच इक्वलिटी को बताता है। क्या बताता है? इक्वलिटी को बताता है। इक्वेशन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच के इक्वलिटी को बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 3x, आपसे पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा इसके संबंध में। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विथ सम और ऑल ऑपरेशंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का काम करते हैं। अब यहाँ पर तीन वर्ड यहाँ पर है कि एक तो आपका ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन तो आप लोग इससे फेमिलियर होंगे कि मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या होता है आपका? ऑपरेशंस होता है। क्या होता है आपका? ये ऑपरेशन होता है। समझ में आया? उसके बाद आता है हमारा सर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है सर? तो कांस्टेंट होता है वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? कांस्टेंट कहते हैं। एंड देन फिर होता है हमारा वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स आपको पता है कि वैसा सिंबल जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को असाइन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वेरिएबल्स हम लोग कहते हैं। तो ये हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है आपका? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन क्यों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम जो पावर है, इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? वो 2 है। इसका अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पावर इसका क्या है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्या कहलाता है आपका? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, नाउ कम्स टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करते हैं, है ना, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाता है आपका? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वलिटी होल्ड होना। क्या कहलाता है आपका? इक्वलिटी का होल्ड होना ही क्या होता है आपका? इक्वेशन होता है। समझ रहे हो, है ना? तो यही हो गया आपका डेफिनेशन। अगर हम आपसे पूछें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो बोलिएगा व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, when quadratic expression is
is equals to 0, it is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाता है आपका ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो जल्दी से फटाफट इसको लिखो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट यही है, फिर से कुछ लोग ऐसे भी इसको डिफाइन करता है, अ टाइप ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम बोलें a इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका क्या मतलब हुआ? कि a 0 नहीं होगा। अब a 0 क्यों नहीं होगा? तो a अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 क्या बन जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर इंटू 0 आपका बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा आपका? 0। तो एक्स स्क्वायर जब 0 बन जाएगा तो क्या बचा? केवल bx प्लस c बचा। तब तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं ना रहेगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए आपका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तभी क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसीलिए इज नॉट इक्वल्स टू 0 दिया है, और ए बी सी उसके बाद से फिर बी और सी 0 हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर इजकल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बिल्कुल गलत बात, एक्स स्क्वायर इजकल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर तुम देख रहे, इसको नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इजकल टू 0। हम क्या बोले कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड विद 0, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे समझे कि वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है? वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब यह था कि उसका जो हाईएस्ट पावर था, हाईएस्ट पावर 2 था, और हाईएस्ट पावर को 2 के होने के वजह से ही आपने उसे बताया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वह क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखें एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 ही ना है, तो होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं पूछूं तुमसे कि आप बताओ मुझे कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x इजकल टू 0 ये क्वाड्रेटिक है? ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक है ये। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वेश्चन हमसे क्लास में एक लड़का पूछा था, ठीक है, और मैंने बहुत जगह इस क्वेश्चन को मैंने पूछा, लेकिन हमको कहीं सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। लेकिन बाद में मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता था, मुझे आता था। जब कभी भी मैं टीचर्स के इंटरव्यू में बैठता हूँ, जब मैं किसी टीचर का इंटरव्यू लेता हूँ तो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तो उनका कहना था कि हम तो कहेंगे क्वाड्रेटिक है ये। तो उनका कहना था कि सर एक्स को इधर 0 ले आएंगे तो ठीक है सर, तो बन जाएगा क्या? एक्स क्यू माइनस 1 इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स क्यू माइनस एक्स इजकल टू 0, अब एक्स कॉमन निकाल के क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। अब ये 0 नहीं है तो इधर जाकर डिवाइड तो कर सकते हैं ना भैया, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। तो मतलब अल्टीमेटली यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? मतलब उनका मन था कि इधर लेके चले आएंगे, तो इधर जब लेके चल आएंगे तो तब बनेगा सर तो क्यूबिक बन गया, तो कॉमन लेके तो काट भी तो सकते हैं। जब आपके मन से जब उधर ला सकते हैं तो कॉमन लेके हम तो काट भी तो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक रहा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सबसे पहला टाइप जो आपको देगा,
ये क्वाड्रेटिक को चेक करने के लिए देगा कि एक्सप्रेशन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हमको देख के बताइएगा कि x + 2 का होल स्क्वायर इजकल टू x² + 9 ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो हमको क्या करना, जनरली बच्चे गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि देखा कि हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर को देख करके मार दिया कि भैया एक्सप्रेशन चलो हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर आप इसको x को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो x + 2 का होल स्क्वायर तोड़ो तो x² + 4 + 4x हो गया इजकल टू x² + 9, x² कैंसिल हो गया, तब 4x + 4 - 9 इजकल टू 0, 4x - 5 इजक्वल टू आपका क्या मिल गया 0। तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा, ये क्या रहा, लीनियर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 1 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये क्या रहा, लीनियर रहा। क्या रहा, ये लीनियर रहा। ये तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको ये चेक करने के लिए सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, तो आप बताइए कि क्या आपको चेक करने में कहीं कोई तरह की दिक्कत आएगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके पूर्व हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले टॉपिक डाल देते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके पहले सर हम लोग जीरोज भी पढ़ चुके थे। अच्छा, जीरोज का क्या कंसेप्ट था, जीरोज का यह कंसेप्ट था कि कोई हमारे पास में पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने के बाद, वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता हो, तो वह जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिला है वह क्या कहलाता था, आपका जीरोज कहलाता था। तो जीरोज और रूट्स में कोई फर्क ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर भी हमें यह ढूंढना है कि x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। मतलब x का वैसा कितने, x का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS और RHS का इक्वल होना। अब RHS आपका 0 है तो इनडायरेक्टली यह भी ना ढूंढ रहे हैं LHS में कि x का क्या वैल्यू लें जिस पर LHS भी 0 हो जाए। देन आफ्टर LHS और RHS ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आप इनडायरेक्टली 0 ही ढूंढ रहे हैं। तो जीरोज और रूट्स दोनों दो चीज़ नहीं, एक ही चीज़ होता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है। अगर ऐसा हो जाए कि x को अल्फा से रिप्लेस करिए तो क्या होगा, a² + b+ अगर ये वैल्यू अगर 0 आ जाता है तब क्या हो गया, LHS और RHS ये दोनों इक्वल हो गया। तो इस केस में अल्फा जो होता है वो क्या कहलाता आपका, ये कहलाता आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाता बच्चा आपका, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहलाता है। समझ में आया? ये कहलाता आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि इसके कितने रूट्स होंगे। तो आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी आपको समझाया गया था कि जो नंबर ऑफ रूट्स होता है वह डिपेंड करता है उसके डिग्री के ऊपर। जितने उसके डिग्री होंगे उतने उसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, है ना, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, है ना, 2 रूट्स। और ये जो रूट्स हैं ये आपके रियल भी हो सकते हैं और रूट्स जो है आपके
इमेजनरी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं रूट्स आपके? इमेजनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं रूट्स आपके। समझ में आया? अब सोचो तो सर इमेजनरी रूट्स का हमें यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। रूट्स और इमेजनरी ऑप्शन होता है, और का मतलब या तो रियल मिलेगा या तो रूट्स आपका इमेजनरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब एंड लिख दिए थे तो उसका सेंस ये निकल जाता है कि रियल और इमेजनरी, मतलब दो रूट है तो उसमें से एक रूट रियल होगा और एक रूट इमेजनरी होगा, तो गड़बड़ हो गया। ये बात नहीं होगी, रूट से तो या तो रियल होगा या तो इमेजनरी होगा। तो हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में केवल रियल रूट्स को लेकर के पढ़ना है। अब एक बात आती है कि सर ये तो रूट्स तो समझ में आया, अब सोचिए कि सर हमारे पास में इतना बड़ा रियल नंबर है, अब हमको रूट्स, हमको कोई पॉलिनोमियल दे दिया और हमको कहा इसका रूट्स निकालिए, तो उतना बड़ा रियल नंबर में हम कहाँ ढूंढने जाएंगे कि कौन इसका रूट्स है? कहाँ ढूंढने के लिए हम जाएंगे, है ना? अब बारी बारी से वैल्यू रखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह। अच्छा ये पॉलिनोमियल है, x बराबर 1 रख करके देखो रूट्स आया, अरे नहीं आया, ओह आई एम सो सॉरी। 2 रख करके देखो रूट्स आया, नहीं आया, ओह आई एम टोटली गेट, मतलब बंदा डिप्रेस हो जाएगा, वो एकदम वो चल जाएगा, एकदम कि जो करा है ना उसको पाताल लोक एकदम चला जाएगा, उसको लगेगा अरे यार क्या चल रहा है ये। इसका मतलब ये है कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रूट्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? रूट्स चाहिए। तो आपको उसके लिए कुछ तरीके हैं। हाँ बिल्कुल तरीका है सर, तो आपको हम पढ़ाते हैं, वो ही है तरीका मैथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स। मैथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स, है ना? रूट्स मालूम करने के तरीके कौन कौन मेथड है? तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है आपका? फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या है आपका? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो आपका है वह मेथड क्या है? वह मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है आपका? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड। तीसरा जो मेथड है इसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो आपके करिकुलम में फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य मेथड्स के ऊपर आपको काम करना है। लेकिन घबराइएगा नहीं, अगर मैंने आपको श्रीधराचार्य मेथड पढ़ा दिया तो आप मान करके चलिए कि हमने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही पढ़ा दिया। कहिएगा कैसे सर आपने पढ़ा दिया? आपने तो मानने के लिए कह दिया। मानने का मतलब है कि आपने नहीं पढ़ाया। तो भैया जो श्रीधराचार्य मेथड के फॉर्मूले को डिराइव करने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। पहले सवाल बनते थे, पहले करिकुलम में था 2018-19 के करिकुलम में अगर आप देखते तो वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग को पढ़ना था। बट अब के समय में मुझे दो ही मेथड्स को पढ़ना होता है। पहले में क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व करके क्वेश्चन देता था, वो सब क्वेश्चन अभी ट्रेंड से हटा हुआ है। वो 15-16 तक था हम लोग के टाइम में, वैसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते थे। अब थोड़ी सी वहाँ से इसकी कमी खलती है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, विशेष हम लोग देखने का भी काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात हम लोग यहाँ से जो करेंगे वो बात हमारा होगा, जानते हो क्या? वो बात हमारा होगा फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, ठीक है। तो सीखेंगे हमारा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड, तो आइए हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड हमको अगर देखना है तो एक हम सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास में ले लो x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू हमारे पास में इक्वेशन, ठीक है। और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो आप लोग ऑलरेडी इसको फैक्टराइज करना, इस टाइप के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना
आपने 9th में भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है। कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाते हैं वो कंसेप्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। किस कंसेप्ट से बनाते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के कंसेप्ट से बनाते हैं। अब मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कैसे करते हैं, क्या हुआ, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कैसे करते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 10। ठीक है ना। अब कहता है कि 10 को ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो चूंकि आपके अगर छोटा नंबर आपके पास में है तब तो यह बता देना बहुत आसान होता है कि वो 2 नंबर कौन कौन सा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो बड़ा नंबर में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करिए ना, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 5 जा 10 और उसके बाद से 5 से लगा दिया, 5 1 जा 5, तो 10 बराबर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब ढूंढो इसी में से 2 फैक्टर बनाओ जिसको कि प्रोडक्ट लेने पर आपको 10 आए। तो पहला देखो क्या बनेगा, 10 का बनेगा, एक बनेगा 2 × 5, दूसरा 10 का बनेगा 10 × 1, तीसरा इसी को पलट करके, चौथा इसी को पलट करके आएगा, लेकिन मूल रूप से 2 5 और 10 1 आएगा। क्लियर है इसमें। अब आगे बढ़ो, आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का अगर आप मल्टीप्लाई किए थे तो आपको मिला था प्लस का 10 मिला था। क्या मिला था आपको, प्लस का 10 मिला था। मतलब प्रोडक्ट आपका क्या आया था बेटा, प्रोडक्ट आपका प्लस आया था। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट प्लस कब आता है, जब दोनों नंबर या तो माइनस साइन के साथ हो या दोनों नंबर आपका किसके साथ हो, प्लस साइन के साथ हो, तभी प्रोडक्ट आपका प्लस आएगा। अब यहाँ देखो कि ये दोनों में कौन सा होगा, इसे देखो यहाँ से भी लग जाता है, यहाँ भी देखो 1 भी प्लस के साथ है, 10 भी प्लस के साथ है, तो इसका मतलब प्लस प्लस ही हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो प्लस प्लस होकर के यहाँ भी देखो। ऐसे अगर भूल गए कि यहाँ का साइन क्या है तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट प्लस आया है, तो बीच वाले को देखो, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्स स्क्वायर, और फिर से सुनो एक बार, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर आया उसको 2 फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर आपका मिडिल टर्म आता हो और मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आपको मिलता हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। इसका मतलब ये प्लस प्लस फैक्टर था, तो यहाँ देखो 2 प्लस के साथ लो, 5 प्लस के साथ लो, तो क्या मिल जाता है, जोड़ने पर आपको 7 मिलता है और मल्टीप्लाई करने पर 10 होता है। मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन इसके पास जब जाते हैं तो ये तो प्रोडक्ट लेने पर 10 मिलता है लेकिन जोड़ने पर 7 नहीं मिलता है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल ये नहीं करता है, इसलिए ये वाला फैक्टर बाइकआउट हो जाएगा और ये वाला फैक्टर आपका कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा आपका x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से आप x प्लस 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, -5, या x इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका -2। तो यही क्या निकल गया आपका, 2 रूट्स निकल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किस मेथड से, बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन आप पहले कंटेंट को प्रॉपर्ली पढ़िएगा और जो भी आपके पुराने सीरीज है ना उस पर काम करिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और आप सभी लोग भी 2 तरीके का क्वेश्चन बना है। मैं कल के क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं फैक्टराइजेशन के ऊपर और जितने भी पॉसिबल अभी जो बोर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं मैं उसके यहाँ पर करने का काम करूँगा। ठीक है, बाद बाकी फिर आप हम लोग साथ बने रहिएगा। ओके, चलो।